हैं, चाहे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, चाहे कोई बॉक्स एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर हम रख रहे हैं। सो रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन, जितने टाइम में वो काम हो रहा है उसे हम कहते हैं पावर। पावर बेसिकली क्या यहाँ पे करता है, पावर हमारी एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करता है। हाँ जी, सो पावर की डेफिनेशन क्या है, रेट एट विच द बॉडी कैन डू वर्क, रेट एट विच a body can do work, जितने टाइम में बॉडी कोई काम कर रही है उसे हम वर्क बोलते हैं। इट्स नॉट कि सिर्फ काम कर रही है, नहीं, इट्स कि वो कितने टाइम में काम करे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज ए पावर। ठीक है, फॉर्मूला जो पावर का होता है, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, कितना काम कितने टाइम में हो रहा है। एंड फ्रॉम द एक्सप्रेशन वी कैन सी, हमें एक्सप्रेशन से दिख जाता है कि P और T इनवर्सली आ जाते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लो ये सीढ़ियां हैं, दीज आर द स्टेयर्स, ठीक है, ये भी सीढ़ी है, वही सीढ़ियां सेम, इधर से इधर तक अगर हम ऊपर जाते हैं, फ्रॉम दिस स्टेप, यहां से ये इंसान ऊपर जाता है, वही केस लेंगे, वही इंसान जब यहां से ऊपर जाता है तो ऊपर जाने का काम सेम है, क्योंकि सेम स्टेयर है, सेम हाइट से ऊपर हम जा रहे हैं। सो मान लो वो वर्क करता है 10 जूल, यहां भी वर्क करता है 10 जूल। ठीक है, इधर से इधर तक जाने में वो कितना टाइम लेता है, वो मान लेते हैं टाइम लेता है 3 सीढ़ियों के लिए, वो मान लो ऐसे ही कुछ ले रहा है, 5 सेकेंड्स ले रहा है, टाइम टेकन इज 5 सेकेंड्स। बट यहां पे वो उतना ही काम उस सीढ़ियों में ऊपर जाता है 2 सेकंड में, इधर स्टेयर में ऊपर जाता है 5 सेकंड में, इधर स्टेयर में ऊपर जाएगा 2 सेकंड में। तो कहां पे वो ज्यादा अपनी पावर कंज्यूम कर रहा है, काम उसने सेम किया, उसकी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसका जो वर्क है वो सेम है, बट एनर्जी कितनी फास्ट कंज्यूम हो रही है, एनर्जी कितनी फास्ट कंज्यूम हो रही है, वो होता है पावर, कि कितने टाइम में वर्क किया जा रहा है, कितने टाइम में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ये जे, हु इज जे, जसलीन, आई गेस द माइक अपना ऑफ कर दो, ठीक, जसलीन, ओके। सो बेसिकली व्हाट इज पावर, पावर बताता है कि कितना काम कितने टाइम में हो रहा है, या कितनी एनर्जी, तो कहां पे फास्ट एनर्जी कंज्यूम होगी, होनी उतनी है, बट फास्ट कहां पे कंज्यूम होगी, सेकंड वाले केस में। दिस इज केस नंबर सेकंड, दिस इज केस नंबर फर्स्ट। तो जब, हाँ, जब वो इंसान यहां से ऊपर जाएगा ना, वो इतना थकेगा नहीं। आपको याद होगा स्कूल में स्टेयर्स आप अगर भाग भाग के ऊपर चढ़ के जाते थे, थक जाते थे, क्योंकि आपकी एनर्जी कंजप्शन का टाइम बड़ा स्मॉल है, इसीलिए पी और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बताता है कि कितनी फास्ट आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही था। यहाँ पे पावर आपकी कितनी आती है, यहाँ पे पावर आएगी 10/5 विच इज 2, और इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट वॉट, वॉट आपको याद होगा। ठीक है, इस केस में जो पावर, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में पावर आती है 10/2, तो आंसर क्या आता है 5 वॉट। तो फ्रॉम दिस यू कैन सी, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कहाँ पे पावर कंजप्शन ज्यादा है। तो ये बेसिक था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की पावर क्या होती है और पावर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको आई थिंक क्लियर है। ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दिया, ऐसा यूनिट वॉट, एंड 1 वॉट इज इक्वल्स टू, 1 वॉट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। 1 वॉट किसके इक्वल, 1 जूल, क्योंकि वॉट अपॉन टाइम है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी आपको कुछ चीजें याद होंगी, कि जैसे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर, मतलब ये वॉट इज ए स्मॉलर यूनिट, इसके अलावा और कौन कौन से यूनिट होते थे वो भी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जैसे 1 किलोवाट,
which means 1000 watt. 1 megawatt, which means mega means 10 raised to power 6 watt. तो ये भी यूनिट होते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट 9th में याद होना चाहिए, 1 हॉर्स पावर, इस बॉक्स में लिख रहा हूं, 1 HP, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। बिल्कुल सही है, 746 वाट। तो ये बेसिक चीजें तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है जी, ऐसा यूनिट क्या है और प्रैक्टिकल यूनिट क्या है। ठीक है, सो समझ में आ गया पावर क्या होता है, पावर क्या बताता है, बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पावर बताता है कि कोई भी एजेंट कितना फास्ट काम कर रहा है, कोई भी चीज कितनी फास्ट काम कर रही है, कि कितने रेट में काम हो रहा है, दैट इज द पावर। लेट मी चेंज द शीट। बैक शीट चेंज करने की जरूरत नहीं है। पावर का एक और फॉर्मूला होता है, एक तो ये आपको पता है, ये पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला होता है पावर का, वो भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सो वो भी लिख देते हैं। सी नाउ सी, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ये हम सबको पता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। एक डिफरेंट फॉर्मूला हम वर्क का तैयार कर रहे हैं और डेफिनेशन भी वर्क की नहीं, ये 9th वाला सारा कॉन्सेप्ट था जो मैंने ऊपर बताया आपको कि पावर क्या होती है, सीधा ऐसे होगा। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सबको बताना चाहिए, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या अगर 11th वाली डेफिनेशन बोले, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एफएस कॉस थीटा आता है ना, ये आ गया। ठीक है, नाउ बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आपको याद होना चाहिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है। मैं ओपन ही कर देता हूं, एफएस कॉस थीटा, ओपन कर दिया, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी, सो वी कैन राइट एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा। तो पावर का नया फॉर्मूला जो बन जाता है एफ डॉट वी, सो पावर may also be defined as the dot product of force and velocity। एक नई डेफिनेशन और एक नया फॉर्मूला बन गया। सो दो फॉर्मूले तो बेसिकली आपको याद रखने ही है, एक तो वर्क अपॉन टाइम, वो तो बिल्कुल याद होना चाहिए, और दूसरा बन जाता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। समटाइम्स 1 मार्क वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा यूनिट दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ये किसका ऐसा यूनिट है, वर्क का है, एनर्जी का है, वेलोसिटी का है, एनीथिंग, कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वॉट तो ऐसा यूनिट है भी है, और जूल सेकंड भी हमको पता है। एक और यूनिट बन जाता है न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये भी ऐसा यूनिट पावर का ही गिना जाएगा। न्यूटन फॉर द फोर्स, मीटर पर सेकंड फॉर द वेलोसिटी। तो किसी भी वे में वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। या यहाँ से देख लोगे ना, न्यूटन मीटर जूल होता है, जूल पर सेकंड वॉट ही होता है। तो आई होप आपको पावर का कंसेप्ट समझ में आ चुका है, क्लियर। ठीक है, तो पावर का कोई क्वेश्चन एक आधा हम कर लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। आगे हमने क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे एनर्जी के बारे में हमने स्टार्ट करना है। लेट मी चेक सम न्यूमेरिकल्स ऑफ द पावर। हाँ जी, चलो मिल गया, बड़ा इजी सा है। ठीक है, तो मुझे शीट चेंज कर लेने दो, देन हम शुरू करते हैं। It is done. चलिए, सो अब न्यूमेरिकल ध्यान से देखना, और बड़ा इजी न्यूमेरिकल, कुछ मुश्किल बात नहीं है इसमें। देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में कुछ ऐसी, पहले सीधा प्रॉब्लम बताता हूँ है क्या।
प्रॉब्लम ये दी गई है कि एक आदमी है, उसका मास दिया गया 60। मैन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा कि मैन, तो इस मैन का मास दिया गया 60 kg। एक चीज, वो क्लाइंब करता है, स्टेयर्स केस में ऊपर जाता है, ठीक है, कैरिंग ए लोड ऑफ 20 kg। मतलब उस आदमी ने जो लोड कैरी किया हुआ, मान लो ये आदमी मैं बना देता हूं, ठीक है, इसने लोड पकड़ा हुआ है, लोड का मास है 20 kg। ओके, लोड उसने उठाया हुआ, चाहे अपने हेड पे उठाया और पकड़ के रखा है, उठाया हुआ है। द स्टेयर केस हैज 20 स्टेप्स। ये जो स्टेयर्स है ना, ये स्टेयर, इसमें स्टेप्स कितने हैं? स्टेप्स हैं इसमें 20। मैन जिसका मास 60 kg है, स्टेयर केस पे लोड उठा के चढ़ रहा है, लोड का मास है 20 kg, और 20 स्टेप्स वो चढ़ के जाता है, ठीक है। और हर एक स्टेप की स्टेप ऑफ वन हाइट, और ये ऐसे नहीं, स्टेप की जो हाइट है एक स्टेप की, वो भी दी गई है। वो हमारे पास 0.2 मीटर, 20 की नहीं दी, एक स्टेप की, यहां से लेके यहां तक की 20 मीटर हाइट, 0.2 मीटर हाइट दी है। क्वेश्चन कहता है अगर वो स्टेयर केस में नीचे से ऊपर जाता है और टाइम लेता है 10 सेकेंड टू क्लाइम, इस पॉइंट से टॉप पॉइंट तक जाने के लिए 10 सेकेंड लेता है, फाइंड पावर। तो आई गेस सिचुएशन पूरी क्लियर मैंने आपको बता दी है। एक आदमी है, मास 60 है, उसने लोड उठाया हुआ है 20 kg, स्टेयर्स चढ़ के जाता है, टोटल 20 स्टेयर्स हैं, हर एक स्टेयर का, हर एक जो स्टेयर है, ठीक है, ईच स्टेप जो है 0.2 मीटर के, ठीक है, और 10 सेकंड लेता है नीचे से ऊपर जाने में, उसकी फाइंड द पावर, ठीक है, हमें पावर निकालनी है। तो शुरू कर देते हैं इसको। देखो पहले तो बेसिक चीज, हमें जहां पे रीच करना है वो है पावर निकालनी है जी। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, चलो इतना पता है। तो बेसिकली पहले हमने क्या निकालना पड़ेगा, टाइम तो पता है 10 सेकंड, ये वर्क निकालते हैं पहले। वर्क, चलिए वर्क निकालते हैं, सोल्यूशन की आ रहा, वर्क निकाला जाएगा, ठीक है। वर्क क्या होता है? फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने आपको एक स्टेयर केस वाला पहले ही एक कंजर्वेटिव फोर्स तो बता चुका हूं। जब ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर हम क्या उठा के जा रहे हैं? अपना वेट, या अपने ऊपर जो बॉक्स है उसका वेट, ठीक है। तो टोटल वेट वो कितना उठा के जा रहा है, टोटल वेट क्या है वो आपको पता है? वेट क्या है? चलो पहले वेट ही निकाल देते हैं ना, कि कितना वेट लेके जा रहा है। एक तो उसका मास है 60 प्लस 20 इंटू जी। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट होता है mg। तो टोटल मास जो ऊपर लेके जा रहा है वो कितना है? 60 प्लस 20 इंटू 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 20 इंटू 10, तो कितना हो गया? ये सॉल्व कर लीजिए। 800 न्यूटन। इतना वेट उठा के जाना है। और वेट बेसिकली क्या होता है? mg हमने लिख दिया। तो इसको उठा के लेके जाने में कितना वर्क है? हाउ मच वर्क ही इज डूइंग? तो वो जो वर्क कर रहा है वो हो जाएगा mg, जो वो उठा के लेके गया, बेसिकली वेट, इनटू कितनी हाइट जा रहा है। आपको पता है कितनी हाइट लेके जा रहा है? हमें सिर्फ इतनी हाइट पता है, 0.2। तो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे? 4 मीटर। बिल्कुल। तो 0.2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 20 स्टेप से। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो टोटल हाइट आएगी, पहले वेट लेते हैं, 800 न्यूटन इंटू 4 मीटर। जिसको 4 मीटर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। 4 मीटर टोटल हाइट निकाली नीचे से लेके ऊपर तक। तो आंसर आपके सामने क्लियर है। वर्क का कितना वर्क हुआ? 8 4 32, 3200 जूल। चलिए ठीक है। तो पावर कितनी आ जाएगी हमारी? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना किया हमने? व्हाट इज द वर्क? 3200 जूल अपॉन टाइम कितना? 10। ठीक है ना? कुछ हमने मिस तो नहीं किया? 320 वॉट। तो लिख देते हैं, बिल्कुल सही है, 320 वॉट। यही आंसर है। इजी होता है, पावर के क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं। ठीक है, एक आधा और
ट्राई कर लेते हैं, लेट मी चेक। हाँ जी, नेक्स्ट कोई निकालते हैं, जो ऐसा निकालते हैं जो जो वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज हो, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, जस्ट वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऐसे है, मैं शीट चेंज कर लूँ। चलिए आगे शीट देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक एलिवेटर है। व्हाट इज द क्वेश्चन? एक एलिवेटर, मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, इट टेक्स टाइम, मैं डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूँ। एलिवेटर मतलब एक लिफ्ट है, उसके ऊपर एक केबल है, रोप से ही लिफ्ट को ऊपर नीचे लेके जाएंगे, ये रोप है, ठीक है। कहता है कि जो एलिवेटर केबल है वो लोड लेके जाता है ऊपर, अपवर्ड, एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 75 मीटर पर सेकंड। ये जो केबल है ना, ऊपर की तरफ लोड लेके जा रहा है, मोशन मतलब ऊपर की तरफ है, और कितनी स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और स्पीड की जो वैल्यू है 0.75 मीटर पर सेकंड। आई होप सिचुएशन इतनी समझ में आई है आपको। लोड लेके जा रहा है एलिवेटर केबल ऊपर, कितनी स्पीड से? क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द पावर डिलीवर्ड, जो पावर है वो दी गई है, जो केबल उठा के लेके जा रहा है तो पावर तो लगेगी, जो पावर है वो हमें दी गई, कितनी दी गई है? 23 किलो वॉट। द पावर डिलीवर्ड बाय द केबल इज 23 किलो वॉट। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है फाइंड टेंशन। केबल को ऊपर लेके जाया जा रहा है, आपको टेंशन फाइंड करनी है कि जब इतनी स्पीड से ऊपर लेके जा रहे हैं, पावर इतनी लग रही है, आपकी स्पीड इतनी है, पावर इतनी है, तो बताइए टेंशन कितनी लग रही होगी इस रोप पर? इस रोप में टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले तो मैं सबसे पहले क्या यहाँ पे करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर का ऐसा यूनिट ले लेता हूँ। पावर दी गई है 23 किलोवाट, ओके, एंड किलो को चेंज करेंगे तो इट बिकम्स 23,000 or 23 into 10 raised to power 3. 3 लिख देंगे, इट विल बी बेटर, वॉट, ठीक है। तो ये लिख दिया, टेंशन फाइंड करनी है, ओके। अब टेंशन एक तरह की फोर्स है। व्हाट इज टेंशन? टेंशन एक तरह की फोर्स है। तो देखिए अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पावर का, एक फॉर्मूला वेलोसिटी वाला देखा, एफ वी कॉस थीटा, यही होता है ना पावर का दूसरा फॉर्मूला, एफ वी कॉस थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर आइडेंटिफाई द फॉर्मूला। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला फिट बैठता है। वेलोसिटी दी है, पावर दी है, फोर्स निकालनी है जी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू, क्या बनता है यहाँ पे, P अपॉन V cos थीटा। चलिए व्हाट इज द cos थीटा? ये cos थीटा क्या है? थीटा कौन सा एंगल है? थीटा है एंगल फोर्स और वेलोसिटी के बीच का। फोर्स कहाँ लग रही है? फोर्स यही टेंशन जो ऊपर की तरफ लग रही है। हमें कैसे पता ऊपर? क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमेशा ऑपोजिट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। फोर्स ऊपर है, बॉडी भी ऊपर ही जा रही है, वेलोसिटी भी ऊपर, एंगल कितना? 0। तो मैं लिख दूंगा P अपॉन V, cos 0 होता है 1, P अपॉन V आ गया। फर्स्ट सॉल्व कर लो इसे, 23,000 लिख देते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 0.75। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो आपके पास आंसर आता है 31 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन। ये हमारा आंसर आता है। इट मींस तो टेंशन जो है वो 31 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल बात नहीं है इसको कुछ पूछना है किसी को? No, sir. नो? तो आई गेस ये क्लियर है। फोर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी था, तो इसको हम खत्म करते हैं यहाँ पे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है। सो एनर्जी क्या होती है? तो मुझे याद दिलाएगा व्हाट इज एनर्जी?
Anyone else? Anyone who can answer this? So ability of a body to do work. एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, बिल्कुल सही है। एनर्जी वो है जो हमारे अंदर एक एबिलिटी पैदा करती है कुछ काम करने की। खाना ना खाया हो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, मेरे से नहीं होगा, भूख लगी है। क्या है भूख? क्या है भूख? हम जब खाते हैं तो केमिकल एनर्जी तो ले रहे हैं, उससे कुछ हम काम कर सकते हैं। तो एनीथिंग, कुछ भी काम हो रहा है, वहां पे कोई ना कोई एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी वहां पे यूज हो रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी फैन में आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फैन में आ रही है, उससे क्या काम हो रहा है? उससे फैन घूम रहा है। ठीक है, तो कहीं भी कुछ ना कुछ अगर एनर्जी आती है, वो एनर्जी ही काम करने की एबिलिटी देती है। दो चीजें मैं आपको हिंदी में और ऐसी शॉर्टकट भाषा में समझाता हूं। ये चीज आपको आगे तक याद रखनी है, ठीक है। अगर स्क्रीन आपके सामने अब है, तो मैं आपको ये बता रहा था एनर्जी, मैं डेफिनेशन अब नहीं लिखूंगा क्योंकि ये आपको बचपन से ही आनी चाहिए। एबिलिटी टू डू वर्क इज गॉट एनर्जी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। एनर्जी वो है जो हमें वर्क करके देती है, एनर्जी हेल्प्स अस टू डू सम वर्क, ठीक है। अब दूसरी चीज, एनर्जी अगर आपने सुना है तो एनर्जी के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ये कहता है कि एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट एनर्जी क्या हो सकता है? एनर्जी एक फॉर्म से, E1 एक फॉर्म है, किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, E2 दूसरी फॉर्म में। जैसे मान लिया कि कोई भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो गई है किसी दूसरी टाइप की एनर्जी में, लाइट एनर्जी। या ऐसे मान लो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है किसी दूसरी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसी ना किसी दूसरी फॉर्म में होती ही है चेंज। बट ड्यूरिंग दी कन्वर्जन, जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, उसकी कन्वर्जन के ही बीच कुछ काम होता है। अभी देखिए डेफिनेशन में क्या बताया किसी बच्चे ने, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो जब एनर्जी आती है, हमारे पास एबिलिटी आती है कुछ वर्क करने की, बट इसके बाद भी पता होना चाहिए, जब उसी एनर्जी से हम वर्क कर रहे होते हैं ना, तो वर्क करने के दौरान हम वो वाली एनर्जी जिसे वर्क किया जा रहा है, उस एनर्जी को तो किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट भी कर रहे होते हैं। या यू कैन आल्सो you can also define this concept in different terms, जैसे कि during the conversion of energy work is being done, वर्क हो रहा होता है। या ऐसे बोल दो, या ऐसे बोल सकते हो कि जब एक एनर्जी से हम कुछ काम कर रहे होते हैं, वो काम किसी दूसरी एनर्जी में, किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जा रहा होता है। कई सारे आपके पास एग्जाम्पल भी है ना, कि वाटरफॉल होता है, ठीक है, पानी गिर रहा है तो हम नीचे क्या करते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। तो वाटरफॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो टरबाइन को घुमा के क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही तो चेंज करती है। देखा होगा आप, फैन में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, तो फैन की जो अंदर मोटर है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। मोटर क्या करती है, फैन के अंदर वो घूमती है, उस उसके घूमने से क्या हो रहा है, हमें तो हवा मिल रही है, बट एक एनर्जी भी तो मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, कि जब कोई भी एनर्जी इज द थिंग व्हिच गिव्स अस द एबिलिटी टू डू वर्क, बट ये भी याद रखना जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसी के दौरान कुछ वर्क भी होता है, कुछ ना कुछ बीच में वर्क हम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कई टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, साउंड, हीट, न्यूक्लियर, कुछ ना कुछ होती है, हजारों टाइप्स की एनर्जी हो सकती है। तो हमने क्या समझना है यहाँ पे, हमने समझना है यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली दी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हमने ये समझना है। तो आज मैं आपको सिर्फ इसकी डेरिवेशन समझाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और इसकी डेरिवेशन क्या होती है, ठीक है।
डेरिवेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझना, डेरिवेशन को भी समझना, ठीक है। सो डेरिवेशन हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है और फॉर्मूले से क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन पार्ट। सबसे पहले डेरिवेशन के पहले पता है ना काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक का मीनिंग ही क्या है? मोशन। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू मोशन, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई किसी भी बॉडी में अगर मोशन है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको पहली चीज याद रखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी में आती है देन उसके पास एबिलिटी होती है कुछ ना कुछ वर्क करने की। कि जैसे एक बुलेट एक गन में वो कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, बट जब उसे हम फायर कर देते हैं वो मोशन में आ जाता है, देन इट हैज द एबिलिटी टू डू समथिंग। कि क्या कर सकता है? वो किसी वायर को पेनिट्रेट कर सकता है, कुछ वर्क तो होगा वहां पे। तो कभी भी कहीं भी कोई भी चीज आपको मोशन में दिखती है ना, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और जो मोशन भी आता है वो बॉडी में अपने आप तो आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं वहां पे? अगर एक ब्लॉक है वो ऐसे ही रुका हुआ, तो हम बेसिकली खुद वर्क करते हैं। तो देखिए कैसे बॉडी में एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, उसको समझना शुरू करते हैं। मान लेते हैं ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक, ओके। एक ब्लॉक है, इट इज रेस्टिंग हियर। तो मतलब कुछ भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, मान लो u है वेलोसिटी इनिशियल बट रुकी हुई है, तो बॉडी के पास कोई एनर्जी है? कोई एनर्जी नहीं है भैया यहाँ पे। बट इसको मान लो हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाएंगे तब फोर्स की एबिलिटी है कि वो बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर सकती है। तो बॉडी की वेलोसिटी मान लो v हो चुकी है। जब बॉडी की वेलोसिटी v हुई तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज s। इतना हम मान के चल लेते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? s। अब देखो दो तरीके हैं डेरिवेशन के। एक तरीका है कि वर्क काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लें जब उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रही है। पर कांस्टेंट फोर्स बड़ा ही इजी है होता है, वो आपको अगर करना है तो वेरिएबल फोर्स का कीजिए जो आगे आपके लिए हेल्पफुल भी है, ठीक है। एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं यहां से। चलिए देखिए, तो अब मान लो वेरिएबल फोर्स लग रही है। व्हाट इज एफ? एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। एफ क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। जब फोर्स एक्ट कर रही है, हमने बेसिकली हमारा एम क्या है? टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कभी भी किसी बॉडी में एनर्जी अपने आप तो नहीं आएगी ना। देखो जी, कुछ नहीं कर रहा था यहाँ पे ये बॉक्स, बट अब भी चलना शुरू कर गया। क्या अपने आप चल रहा है? नहीं, एक्चुअल में हमने इस पे वर्क किया, हमने फोर्स लगाई, हमारी फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई। सो बेसिकली आवर वर्क, हमारा ही वर्क उसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जब तक आप किसी बॉडी पे वर्क नहीं करोगे उसमें एनर्जी कैसे आएगी? याद है ना, एनर्जी से वर्क होता है और वर्क से कोई एनर्जी आती है। अगर कोई एनर्जी आ रही है यहाँ पे, कौन सी एनर्जी आ रही है? कन्वर्ट, कोई ना कोई तो आ रही है ना, काइनेटिक एनर्जी आ रही है। कैसे आई होगी? ये जो वर्क है इससे आई होगी। और ये वर्क कैसे किया होगा? ये वर्क भी हमने कोई ना कोई एनर्जी से ही किया होगा। तो हम बेसिकली अपनी मस्कुलर एनर्जी लगा के वर्क करते हैं, वो वर्क हमारा काइनेटिक एनर्जी में जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या? वर्क फाइंड करना, कि जितना भी काम हम इस बॉक्स को चलाने में करेंगे वही इसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो वर्क अब कैसे निकालेंगे? वर्क निकालने के दो तरीके आपको याद होते हैं, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। बट हम कौन सा कर रहे हैं? वेरिएबल फोर्स। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम क्या स्टेप अगर आपको याद होंगे, तो पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क निकालेंगे। सो ds इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो s है, मैं स्मॉल ले रहा हूं, ठीक है। तो स्मॉल वर्क क्या होगा? व्हाट विल बी द स्मॉल वर्क? जो स्मॉल वर्क होगा वो हो जाएगा dw इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ बच्चों ने मुझे चैट में लिखा था, सर अगर ये वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स है
तो फोर्स वेरिएबल dF क्यों नहीं लिखा हुआ? तो हमने ये याद रखना होगा कि हम डिस्प्लेसमेंट छोटी ले रहे हैं। व्हेन एवर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी 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 स्मॉल, उस इनफाइनाइट स्मॉल टाइम के लिए फोर्स एज्यूम की जाती है कि कांस्टेंट है। कुछ समय के लिए फोर्स कांस्टेंट रही होगी ना, चाहे वो काफी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए फोर्स कांस्टेंट रही है। तो चलिए, तो देखो स्मॉल वर्क क्या आ जाता है हमारा, इसके इक्वल आएगा मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है ना आपको? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर ये पता नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनती। तो और वी कैन राइट इट एज, देखिए, m ds अपॉन dt इनटू dv। कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है ऐसे लिखने में, देयर इज नो डिफरेंस। dt इसके नीचे लिख दिया, dv आगे कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है m v इंटू dv। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी। तो चलिए, ये निकाल लिया हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इस स्मॉल वर्क डन ने स्मॉल वेलोसिटी में चेंज लाया अभी यहाँ पे एज ए फंक्शन दिख रहा है आपको। अब टोटल वर्क निकाला जाएगा जी। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा जो होगा, इट विल बी इक्वल्स टू टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कीजिए mv dv को, m इंटू वी dv। बट कहां से कहां तक चेंज क्या हो रहा है, व्हाट इज द चेंज? चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी u थी विच इज 0, फिर वेलोसिटी फाइनल होगी विच इज v। तो कहां से कहां तक चेंज है, 0 टू v। तो जब इंटीग्रेट करेंगे क्या आंसर आता है, m इज कांस्टेंट, v की इंटीग्रेशन होगी v2/2 0 टू v। ये 2/2 कैसे आया, पावर फंक्शन v1 + 1 अपॉन 1 + 1, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने की बारी आ चुकी है। ठीक है, m बाहर ही रखा, अपर लिमिट क्या है v का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 2। अपर लिमिट पुट की, फिर लोअर लिमिट पुट की v में, तो क्या आंसर आता है mv²/2। तो ये आया हमारा, तो ये हमारा वर्क आया है हाफ ऑफ mv²। सो यही तो वर्क हमारा किस फॉर्म में अपीयर होता है, काइनेटिक एनर्जी में। सो ये हमने वर्क किया बॉडी पर ऑन द एक्सपेंस ऑफ माय ओन एनर्जी। मैंने अपनी एनर्जी यूज की थी बॉक्स को हिलाने में, ये वर्क हुआ, बट वो वर्क के द्वारा दूसरी एनर्जी अपीयर हुई, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो यही क्या बन जाती है, काइनेटिक। सो आई कैन राइट k इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। दैट इज द एक्सप्रेशन एंड द डेरिवेशन, ये कंप्लीट डेरिवेशन है यहां से लेके आगे। ठीक है, अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। पहला कंक्लूजन कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ पे इस बॉक्स में आएगा कंक्लूजन, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, काइनेटिक उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी होती है उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो गई है। बट यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जो एक स्केलर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड, depends on the magnitude of velocity, not on the magnitude, not on the direction of the velocity. So kinetic energy depends on magnitude, सिर्फ velocity की ना वैल्यू पे डिपेंड करती है, magnitude of velocity, not on direction। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क में आ सकता है।
ठीक है, ये चीज है। तो बाकी एक रिलेशन भी बन जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी तब आती है बॉडी में जब बॉडी में मोशन हो, और मोशन से एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है विच इज मोमेंटम। तो ये भी तो आपको मे भी शायद पता भी होगा, यहीं पे लिख देता हूँ कि जैसे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल, के पोटेंशियल सॉरी मोमेंटम और पी के बीच का रिलेशन। क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है? एम वी होता है। यहाँ पे एक मास है, दो वेलोसिटी है, तो मुझे दो मास बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, एम और एम नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, बाकी एम वी स्क्वायर वैसे ही रहा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाता है, 1/2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर। यही रिलेशन है। क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये दोनों का रिलेशन है काइनेटिक और पोटेंशियल का। ठीक है, अगर नहीं लिख दिख रहा मैं जूम कर देता हूँ। दिस इज रिलेशन, बड़ा छोटा सा रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो एम मास इनटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम। तो मैं एक और एम मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि ऊपर एम स्क्वायर और वी स्क्वायर बन जाए, तो वो बन जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर। तो रिलेशन बन गया काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज वन मोर वे टू राइट इट, कि काइनेटिक एनर्जी इनटू 2m अंडर रूट इक्वल्स टू मोमेंटम। दोनों वे में लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा। दिस इज आल्सो द वन ऑफ द वे टू राइट रिलेशन। So kinetic energy is always positive. ओके, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। काइनेटिक एनर्जी, पहली बात तो रुको, शीट चेंज कर लूं। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्क पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, मास पे और वेलोसिटी पे। मास तो स्केलर है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है वेक्टर। वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, बट मैंने अभी एक पॉइंट बताया, वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव कब होती है? जब डायरेक्शंस मेंशन करनी होती है। नेगेटिव इज ऑपोजिट डायरेक्शन, बट काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती, वो सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव न्यूट्रल के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बट अगर वर्क डन बॉडी पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी अगर बॉडी की होगी तो वो इंक्रीज होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखिए। अगर किसी बॉडी पर हम कुछ काम कर रहे हैं, उसे धक्का लगा रहे हैं, तो वेलोसिटी तो बढ़नी है ना। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर वर्क डन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वर्क तो वैसे होता किस पे, याद है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तो मोशन को रिटार्ड करती है, रोकती है, इसलिए वहां पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये याद रखना है। बाकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। डाउट्स हैं तो पूछ लो। बिल्कुल, यस। So do kinetic energy depends upon reference of frame? हाँ, डू काइनेटिक डिपेंड, बिल्कुल डिपेंड कर सकती है, बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंड करती है। कि वही आप एग्जांपल ले लो ना, कि अगर बाहर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड तो कर रही है ना, वेलोसिटी की वैल्यू पे, अगेन डायरेक्शन पे नहीं, वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। आप किसी गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हो, गाड़ी में दो लोग जा रहे हो, जसलीन बेटा माइक ऑफ, गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी बड़ी अच्छी खासी है, ठीक है। गाड़ी में आप हो, गाड़ी के बाहर आप हो, अंदर दो लोग हैं, ठीक है। तो बस वही चीज है कि इसके अकॉर्डिंग वो मोशन में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। बट ये दोनों ए और बी एक दूसरे को देखेंगे ना, ए के अकॉर्डिंग बी तो रेस्ट में, उसी के साथ में है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या है? रेस्ट में।
तो जब रेस्ट में वेलोसिटी जीरो होगी तो इसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग जीरो है, सॉरी इसके अकॉर्डिंग। इन शॉर्ट रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंड करती है, क्योंकि रेफरेंस ऑफ फ्रेम से हम ये डिसाइड करते हैं कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। सर यू कैन रिपीट फ्रॉम स्मॉल वर्क। ओके, स्मॉल वर्क, समझा? स्मॉल वर्क यू मीन टू से डेरिवेशनल पार्ट जो आप वहां पे स्मॉल वर्क। वेट, हाँ जी, स्मॉल वर्क का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, देखो आपको डेरिवेशन जो बुक में मिलती है दो टाइप की मिल सकती हैं, बट हमेशा प्रेफर हमने ये वाली करनी जिसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो या डिफरेंस नहीं, मैथमेटिकल टूल वाली हमने ज्यादा प्रेफर करनी होती है, कुछ केस में नहीं करते बट मैक्सिमम पार्ट में मैथमेटिकल वाली ही देखनी है। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या लिया कि वर्क जो वर्क हो रहा है वो वेरिएबल फोर्स के द्वारा हो रहा है, और वर्क जब भी वेरिएबल फोर्स का निकालना होता है तो स्मॉल वर्क निकालना है, स्मॉल वर्क, क्योंकि उस स्मॉल वर्क में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कांस्टेंट होती है। इसीलिए पहले हमने पूरा ये नहीं लिया, मान लो हमने ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले ली यहाँ से लेके यहाँ तक ds, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पहले वर्क निकालते हैं हमेशा। ये 11th के तक नहीं है, 11th की पूरी दी एंड तक है, 12th में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है कि वर्क पर हमेशा निकालना है अगर वेरिएबल फोर्स का स्मॉल निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए पहले स्मॉल निकालते हैं ताकि वहां पे थोड़ी देर के लिए फोर्स कांस्टेंट आए। तो स्मॉल वर्क होता है फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। लिख दिए यहाँ पे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वो चीज हमने यहाँ पे सॉल्व की और वर्क डन निकला mv इनटू dv। तो स्मॉल वर्क इसलिए फाइंड किया गया था क्योंकि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। स्मॉल वर्क निकल जाता है ना यहाँ से, फिर टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स को, ये dw बन जाएगा टोटल वर्क w, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, शुरू में वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल v है, तो ये 0 से v तक हमने इंटीग्रेट किया, तो ये आंसर आता है हमारा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। और जिस उतनी देर तक मैं क्या करता हूँ अटेंडेंस ले लेता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। Attendance is over. Now you may leave now. Thank you, sir. Okay, beta. Welcome. Thank you, sir. Okay, everyone. Class is over now. श्रेया जी वापस आ जाइए फोन के पास, आई नो यू आर नॉट हियर। सर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किस पार्टिकल की होती है? ओके, जिस पार्टिकल, अगर मैं ऐसा जवाब दूं तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की जिसके पास ज्यादा मोशन। ऐसा नहीं हम बता सकते कि किसकी पार्टिकल की ज्यादा किसकी कम, क्योंकि ये सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं ना करती है, मास पे भी डिपेंड करती है और दूसरी चीज क्या नाम है उसका, वेलोसिटी पे भी। सो यूनिवर्स काफी ज्यादा वास्ट है, ठीक है, काफी वास्ट होता है यूनिवर्स, उसमें कितनी बॉडीज हैं जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं है अभी। ऐसे देखिए लाइट भी एक पार्टिकल होता है, ठीक है, बट उसकी वो पार्टिकल मूव कर रहा है, जब इतनी स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा होता है ना, तब वो पार्टिकल पार्टिकल रहता है नहीं है, वो एक एनर्जी बन जाती है। ओके सर, थैंक यू स्पीड सर। ऑफ लाइट, ओके।